आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जो आपके डेमोक्रेसी को एक अच्छा शासन व्यवस्था देता है और आपको ऐसे मानव अधिकार मिलते हैं जिससे आपका कभी हनन मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो 1928 में जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी नेहरू रिपोर्ट बनाया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स बनाने की मांग की थी। और फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के आर्टिकल 12 to 35 के बीच में है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि 1215 में ब्रिटेन में सबसे पहले मानव अधिकार की घोषणा की गई थी और उनके घोषणा पत्र का नाम मैग्ना कार्टा था। इसलिए हमारे देश में भी फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले हम डेमोक्रेसी को समझते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लिबर्टी और इक्वालिटी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, सबके पास आज़ादी है क्योंकि वो अपनी सोच और इच्छा से कोई भी काम कर सकते हैं। और इक्वालिटी मतलब लोगों में समानता, चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी लोग एक समान हैं। तो डेमोक्रेसी को बैलेंस करने के लिए और सबको उनके मूल अधिकार देने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिला के 7 मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, जो आता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में। दूसरा है राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, जो आता है आर्टिकल 18 से 22 के बीच में। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यह आता है आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आता है आर्टिकल 29 और 30 के अंदर। छठवा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आता है आर्टिकल 32 के अंदर। और सातवां है राइट टू प्रॉपर्टी, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम इस वीडियो में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत तो आर्टिकल 12 से है, तो आर्टिकल 12 और 13 कहाँ पे है? तो पहला आर्टिकल 12 ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स हर राज्य में लागू है। तो दूसरा आर्टिकल 13 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और मानव अधिकार को कभी एक्सप्लॉइट नहीं होने देगा। तो हम स्टार्ट करेंगे एक एक आर्टिकल को समझने की। तो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। इसमें पहला आर्टिकल 14 है, जो ये कहता है कि कानून के सामने सब समान है। इसमें बड़े या छोटे का भेद नहीं देखा जाएगा, सबको एक समान की सुरक्षा और समानता मिलेगी कानून के सामने। दूसरा आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक चीज़ में, भले ही वो कोई भी धर्म या जाति का हो। तीसरा आर्टिकल 16 ये कहता है कि हर किसी को अधिकार है कि वो सरकारी नौकरी में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर ये प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं है। चौथा आर्टिकल 17 मतलब हमारे देश में अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की प्रॉब्लम हमारे देश में कब से चली आ रही थी और आर्टिकल 70 के द्वारा अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है। पांचवा आर्टिकल 18 से पहले हम ये समझते हैं कि पहले जब राजाओं का रूल होता था तो लोगों को उपाधि दी जाती थी, पर आर्टिकल 18 से इसको एबॉलिश कर दिया गया और केवल मिलिट्री और एकेडमिक्स में ही लोगों को टाइटल दिया जाएगा। अब दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। इससे केवल तभी छीना जाता है अगर किसी ने क्राइम किया होता है और उसे जेल भेजने के बाद राइट टू फ्रीडम का अधिकार उससे छीन लिया जाता है। तो इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19, जिसमें हर सिटीज़न को 6 तरह के फ्रीडम दिए जाते हैं।
तो पहला है 19 क्लॉज 1, जिसमें हर व्यक्ति को अपने थॉट्स रखने का अधिकार है। इसमें आपका मीडिया और न्यूज़पेपर आता है। दूसरा है 19 क्लॉज 2, जिसमें हर व्यक्ति आपस में शांतिपूर्वक मिल सकता है, आंदोलन कर सकता है, पर बिना हथियार के। अब तीसरा है 19 क्लॉज 3, जिसमें हर व्यक्ति कोई भी सम्मिलित ग्रुप या सोसाइटी बना सकता है। जैसे आपके पास कई सोसाइटीज़ होंगे, जैसे यंग इंडिया, इको डेवलपमेंट और ऐसे ही कई सोसाइटीज़। अब चौथा है 19 क्लॉज 4, हर व्यक्ति को कहीं भी घूमने और चलने की स्वतंत्रता है, पर इससे किसी और इंसान के अधिकारों का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। पांचवा है 19 क्लॉज 5 के तहत आप किसी भी भारत के राज्य या क्षेत्र के निवास कर सकते हैं और कहीं भी बच जाने की स्वतंत्रता है। और छठवा है 19 क्लॉज 6, इसके तहत आपको ये अधिकार है कि आप कोई भी नौकरी और कारोबार कर सकते हैं। इसमें आपको खुली स्वतंत्रता है, पर कई ऐसी चीज़ हैं जिसमें आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, जैसे टोबैको, ड्रग्स, अल्कोहल। दूसरा आपका आर्टिकल 20 के तहत अपराधियों के अधिकार के बारे में बताया है। तो पहला आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के तहत व्यक्तियों को तभी अपराधी कहा जा सकता है जब तक उसने अपराध के समय में कानून का उल्लंघन किया हो। और दूसरा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर ये नियम है कि किसी भी नागरिक को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है। और तीसरा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अनुसार किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 के अंदर आपको स्वतंत्र जीने और अपनी इच्छा के अनुसार करने की छूट है। और इसमें कई ऐसे राइट्स हैं जो एक इंसान की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है, जैसे राइट टू स्लीप, राइट टू वॉक, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ट्रायल, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। और इसके साथ ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे लॉ प्रोसीजर लगाकर उसके राइट्स को छीना जा सकता है। और इसी के अंदर आर्टिकल 21 अमेंडमेंट, क्योंकि 86 अमेंडमेंट के कारण आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था, जिसमें ये प्रोविज़न है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स। और आर्टिकल 22 के अनुसार नागरिकों के अधिकार के बारे में बताया है। तो पहला है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अनुसार बंदी बनाए व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने के रीज़न को जानने का अधिकार है, और बंदी बनाए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेना तथा अपने बचाव करने का भी अधिकार है। और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के तहत बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। अब तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 23 के तहत मानव की इच्छा के विरुद्ध और नागरिकों के बीच में धर्म, जाति, सामाजिक स्तर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब दूसरा आर्टिकल 24 के अनुसार कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 ईयर से कम हो, वो कारखानों या अन्य कोई भी जोखिम भरे काम पर उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। चौथा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें पहला आर्टिकल 25 है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान है कि वो किसी भी धर्म को स्वीकार करने के साथ ही साथ उसका प्रचार भी कर सकते हैं। और दूसरा आर्टिकल 26 के अनुसार धार्मिक और पूजा के लिए संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं। और तीसरा आर्टिकल 27 के अनुसार भारत में किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार के कर देने के लिए ज़बरदस्ती लाचार नहीं किया जा सकता जो किसी धर्म या धार्मिक ग्रुप के प्रचार से रिलेटेड हो। चौथा आर्टिकल 28 के अनुसार आप किसी भी धार्मिक फंक्शन या टीचिंग और प्रेइंग में स्वतंत्र रूप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आर्टिकल 28 क्लॉज 1 के अनुसार किसी भी राज्य में शिक्षा संस्था मतलब स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। अब पांचवा फंडामेंटल राइट है
कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 29। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक निवासी के प्रत्येक वर्ग को जिनकी खुद की अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति है, उन्हें बनाए रखने का और अपनी संस्कृति को मनाने का अधिकार है और उनको कहीं भी जाने से रोका नहीं जा सकता। और दूसरा आर्टिकल 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्ग मतलब माइनॉरिटी को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार प्रदान है। इसलिए आपने कई बार क्रिश्चियंस और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ भी देखी होगी। अब सिक्स्थ और लास्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो। और आर्टिकल 26 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। तो टोटल 5 रिट होते हैं। तो उसमें पहला रिट है हार्बस कॉर्पस, जो लैटिन भाषा से आया है। इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर पुलिस ने किसी को बिना क्राइम के अंदर रखा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है कि आपने उसे किस बेस पे रखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं होने देता है और ये ऑर्डर जारी करेगा कि तुरंत उसे कैद से रिहा किया जाए। और दूसरा रिट है मैंडमस, जिसका मतलब है वी कमांड। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आप उस काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आप में मैंडमस जारी किया जा सकता है और आपकी उससे नौकरी भी जा सकती है, पर इसे प्राइवेट ऑफिशियल्स पे जारी नहीं किया जा सकता। अब तीसरा रिट है सटोरी, जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। अगर लोअर कोर्ट अपने अधिकार से ज़्यादा आदेश जारी कर देता है तो उस टाइम हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को प्रोहिबिट मतलब मना कर देता है। अब चौथा रिट है क्यो वारंटो, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसमें अगर कोई सरकारी नौकरी वाला अपने अधिकार से बढ़कर कोई काम करता है तो उस पर क्यो वारंटो जारी किया जा सकता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे ट्रेन में टिकट मांगे तो ये उसके अधिकार में नहीं है तो आप उसे मना कर सकते हैं। अब पांचवा रिट है प्रोहिबिशन, मतलब टू फॉरबिड। इसे हायर कोर्ट जो अपने से नीचे लोअर कोर्ट को इशू कर सकता है। इसमें अगर लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार से ज़्यादा बड़ी सज़ा दे दी है तो अपराधी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तभी सुप्रीम कोर्ट इसे एग्जामाइन करके कोर्ट में चल रहे केस को स्टॉप कर सकता है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।